चैनल एग्जाम ब्रेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूपी पीसीएस प्री 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व किया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप जरूर देखिएगा। जिससे हमें पूरा जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसका अंदाज़ा लग जाता है। सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके पीवाईक्यू जरूर देखनी चाहिए एक बार, उसके बाद उसे स्टार्ट करना चाहिए। तो हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से होगी। जैसा एग्ज़ाम ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से हम सभी चैप्टर के उन्हीं पॉइंटों को टच करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना में सबसे पहला चैप्टर ये होता है कि संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन में पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है प्रस्तावना, और दूसरा टॉपिक है मूल अधिकार, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व, चौथा है मौलिक कर्तव्य। अब सबसे पहले इसमें से हम लेंगे प्रस्तावना, क्योंकि हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को लेंगे। तो प्रस्तावना में हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना क्या है। फिर उसके बाद दूसरा है कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। फिर तीसरा है कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है। चौथा है कि प्रस्तावना में संशोधन मतलब संशोधन हुआ है या नहीं हुआ। फिर चौथा है कि पांचवा है कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना का नामकरण का इतिहास क्या है। उसके बाद बनता है कि प्रस्तावना का जो है विधिक स्वरूप क्या है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का अन्य स्थानों पर प्रयोग। तो हम सबसे पहले इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है। तो देख, जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना हमारे विस्तृत संविधान की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, जो हमारे संविधान के शक्ति का स्रोत है। कि मतलब शक्ति कहाँ से हमें मिलती है, तो वो जानने का स्रोत है। और प्रकृति का है, प्रकृति को दर्शाती है, उसके संविधान के उद्देश्य को दर्शाती है, तथा लागू होने की तिथि का भी वर्णन करती है। प्रस्तावना हमारे संविधान का सार रूप प्रस्तुत करती है। मतलब पूरे संविधान का एक संक्षिप्त वर्णन है। और प्रस्तावना जो है हमारे संविधान के दर्शन, हमारे संविधान का दर्शन जो है वो प्रस्तावना में ही छुपा हुआ है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को जानने की कुंजी है। और न्यायपालिका के लिए भी संविधान की व्याख्या में सहायक है। जैसे न्यायपालिका किसी विषय में वो विचार करती है कि इस संविधान के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो वो भी प्रस्तावना में ही देखती है। फिर प्रस्तावना के हिसाब से ही संविधान निर्माताओं के उद्देश्य के आधार पर वो निर्णय देती है। या प्रस्तावना हमारे संविधान की भूमिका या आमुख की तरह कार्य करती है, मतलब एक इंट्रोडक्शन की तरह ये कार्य करती है, जिससे संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रस्तावना का इतिहास या नामकरण, मतलब प्रस्तावना के नामकरण का इतिहास। तो संविधान निर्माण के समय प्रस्तावना को अंतिम समय में स्वीकार किया गया था। प्रारंभ में 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि भारत का संविधान कैसा होगा, इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समता के प्रावधान कैसे होंगे। कि मतलब ये न्याय, स्वतंत्रता और समता किस आधार पर सुव्यवस्थित होगी। तो जिसे वो उद्देश्य प्रस्ताव में दिया हुआ था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को विकसित रूप जो हमारे संविधान का प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि प्रस्तावना के स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना के स्रोत जो है, प्रस्तावना का विचार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई।
और प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिए हुए हैं, तो वो रूस से लिए गए हैं। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदेश जो दिए गए हैं, तो वो फ्रांस से लिए गए हैं। अमेरिका जो है दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में स्वीकार किया था, क्योंकि पहला ही उसका भी लिखित संविधान उसने पहला ही मतलब दुनिया का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का ही है। तो उसने जब संविधान लिखा तो सबसे उसने ही सर्वप्रथम प्रस्तावना का विचार प्रकट किया और उसने अपने संविधान में प्रस्तावना को स्वीकृति दी। तो अब क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं? तो इसमें सर्वप्रथम जो केस आया था सबसे पहला, इसमें आया था कि बेरुबारी केस। तो बेरुबारी केस जो आया था वो 1960 में आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। इस हिसाब से इसे असंशोधनीय घोषित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट जो केस आया था कि मतलब 1973 में एक केशवानंद भारती केस आया था। ये अभी तक का सबसे बड़े केस है न्यायपालिका के इतिहास का, पूरा मतलब संविधान के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा केस है। इसमें 13 जजों की बेंच हुई थी। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें 13 या उससे अधिक जजों की बेंच हुई हो। ये सबसे बड़ा केस था, क्योंकि इस केस में न्यायपालिका ने बेरुबारी में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो क्योंकि मतलब प्रस्तावना एक तरीके से संविधान का पूरा दर्शन है। तो अगर आप किसी के इंट्रोडक्शन को ही हटा देंगे तो मतलब उस चीज का महत्व बहुत कम रह जाएगा। इस हिसाब से ये केशवनंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था। तो जब संविधान में जो संविधान का भाग है, संसद और राज्य विधानमंडल केवल उन्हीं भागों पे संशोधन कर सकती है। तो इस केस में संविधान का भाग मानने पर प्रस्तावना में भी अब संसद को और राज्य विधानमंडल को ये शक्ति मिल गई थी कि वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सके। तो इस हिसाब से अब ये केशवनंद भारती केस के बाद प्रस्तावना भी संशोधनी हो गई थी। अब इसमें सबसे पहला जो संशोधन आया है कि ये केशवदत्त भारती केस के बाद संसद को अन्य भागों की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन करने की शक्ति मिल गई थी। लेकिन संसद को ये शक्ति असीमित नहीं थी, क्योंकि इसी केस में जो केशवदत्त भारती केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया था, जिसका उल्लेख ये जिसका उद्देश्य यह था कि संसद जो प्रस्तावना सहित सभी भागों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उन हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान का मूल ढांचा है या संविधान का मूल स्तंभ है। कि अगर मतलब भाग में संशोधन हो जाएगा तो संविधान का जो अस्तित्व था, जो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था संविधान बनाने का, वही खत्म हो जाए। तो वो संविधान जो संसद को है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, संविधान नया लिखने की शक्ति नहीं है। तो ये केशवानंद भारती केस ने ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत देकर ये बात लागू की कि आपको नया संविधान लिखने का अधिकार नहीं है, आपको केवल संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो इस सिद्धांत पे अब यहाँ मतलब यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि संविधान में जो संशोधन हुआ है वो अभी केवल एक बार हुआ है। तो उसमें भी जो संविधान में संशोधन जो होता है वो ये संसद केवल आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन कर सकती है, उसमें भी विशेष बहुमत से। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मतलब साधारण बहुमत से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इस संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवाद, फिर था पंथनिरपेक्षता और एक था अखंडता। तो इन तीनों शब्दों को संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इधर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्वेश्चन आते हैं कई पीवाईक्यू में है कि जो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता मूल संविधान का हिस्सा थे,
तो ये गलत है, क्योंकि समाजवाद, पथनिरपेक्षता और अखंडता जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कई ऑप्शन दे देगा, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, अखंडता और पथनिरपेक्षता। तो उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन मूल संविधान का हिस्सा है, तो ये 3 नहीं है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो मूल संविधान के समय ही प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी बनता है, तो इसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब प्रस्तावना, जो ये 3 शब्द जोड़े गए, और उपरोक्त जो ये केशवानंद भारती केस था, उसके बाद एक और केस आगे आया था, जो मतलब जो प्रस्तावना को और भी ये बात पुष्टि करता है कि ये संविधान का भाग है। वो आया था एसआर बम्बई केस, वो 1994 में। तो न्यायालय ने इस बात की पुनः पुष्टि कर दी थी कि प्रस्तावना संशोधनी है, और प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग भी है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये नेक्स्ट देखेंगे कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है वो ये विधिक स्वरूप में दो शब्द हैं, जो एक अपरिवर्तनीय, एक प्रवर्तनीय। तो अपरिवर्तनीय जो शब्द है वो प्रस्तावना में मतलब अपरिवर्तनीय का अर्थ होता है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई है उनको न्यायालय लागू नहीं कराएगा, तथा प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना प्रस्तावना को इस आधार पे संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकती कि जिसका मतलब प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का उल्लंघन कर रहा है, कि इस आधार पे न्यायपालिका राज्य विधानमंडल या संसद के कानूनों को रद्द नहीं कर सकती कि वो प्रस्तावना में लिखी गई बातों का टकराव कर रहे हैं या उनके अपोजिट वो नियम बनाए गए हैं। तो जो अब ये प्रस्तावना अप्रतिनिधि है, तो ये क्वेश्चन इधर पे होता है कि यही क्वेश्चन आता है कि मतलब प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है या परिवर्तनीय है। तो आप अपरिवर्तनीय का भी मतलब समझ गए कि मतलब इस प्रस्तावना में दिए गए जो शब्द हैं उनके आधार पे किसी अन्य कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका इसके आधार पे कोई भी कानून रद्द नहीं कर सकती कि वो प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का पालन नहीं करती, या उसमें जो लिखा गया है उसके उसका और वो नियम का टकराव हो रहा है। और प्रवर्तनीय का अर्थ होता है कि जैसे कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो मूल अधिकार में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, अगर कोई भी राज्य विधानमंडल या संसद कोई भी कानून बनाती है, तो अगर वो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो न्यायपालिका उस वो जो नियम बना होगा उनको रद्द कर सकती है, मूल अधिकारों के ओवरराइड करने के उस पे। तो प्रवर्तनीय का अर्थ है कि न्यायालय उनका संरक्षण करेगा, और अप्रवर्तनीय का अर्थ है कि न्यायालय उनका संरक्षण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का प्रयोग अन्य जगह कहाँ कहाँ किया गया है। तो ये भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, जो आगे चलकर नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान में वो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जो आगे चलकर इसकी चर्चा मूल अधिकार में आर्टिकल 19 में की गई है। और भारतीय प्रस्तावना में देश की एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है, जिसकी चर्चा आगे चलकर मूल कर्तव्य में की गई है। तो यहाँ मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों का प्रयोग आगे चलकर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मतलब समझ में आ रहा है तो आगे ऐसे ही क्लासेज आती रहेगी, तो आप देखते ना भूलें। धन्यवाद।